अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स सारे सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो करना है। The freedom means freedom only for foreign domination is an outward idea. It is not merely government that should be free, but the people themselves should be free. And not freedom has any real value for the common man or woman unless it also means freedom from what want freedom from disease, freedom from ignorance। मतलब कि फ्रीडम जो है इंसान को तब तक नहीं मिलती जब तक कि वो बाहर के डोमिनेशन यानी कि फॉरेन डोमिनेशन जो कि मुल्क के बाहर है उनसे आज़ाद ना हो। अब वो चाहे और गवर्नमेंट जो हो पूरी तरह से फ्री हो, पूरी तरह से आज़ाद हो, अपने डिसीजन लेने में पूरी तरह से आज़ाद हो। और जो हो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, वो अपनी वांट हो, अपनी वांट्स में आज़ाद हो, उसको जो चाहिए वो ले सके। उसको कोई डिजीज हो उससे आज़ादी हासिल कर सके, या कोई कोई भी मुसीबत में है, वो उसको अपने आप को उससे निकाल सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज़ादी होनी चाहिए। दिस इज द मेन टास्क विच इज कन्फ्रंट अस इफ वी आर to take our rightful place in the modern world. We cannot hold the clock back, and therefore it is we who must go forward as a double pace। यानी कि हमें चाहिए कि अब हम तेज रफ्तार से अपने आप को ढालें और अपने आप को आज़ाद कराएं। इन सारे अपनी पूरी तरह से हम आज़ाद हों, हम किसी के जो है कंट्रोल में ना हो। क्योंकि हम अगर पूरे मुल्क में टैक्स दे के रह रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, तो हमें हमारे पास आज़ादी होना जरूरी। उसके बाद इसके हम आंसर्स की डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? द फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फॉर फॉरेन डोमिनेशन। मतलब आज़ादी का मतलब क्या है? अ, बाहर की जो फॉरेन डोमिनेशन है उनसे आज़ाद होना, मतलब उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक चलना। इज एन आउटवर्ड आइडिया। इट इज नॉट मेनली गवर्नमेंट दैट शुड बी फ्री बट द पीपल देमसेल्फ हु शुड बी फ्री। मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट का फ्री होना जरूरी नहीं है। मतलब जो लोग उस मुल्क में रह रहे हैं उनका अपना आजाद होना भी किसी भी किस्म की डोमिनेशन से, फॉरेन डोमिनेशन से होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी टेक आवर राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब कि हम अपनी राइटफुल, अपनी जो हक है उसकी जगह हम कैसे ले सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब कि आज की दुनिया में। तो वो हम ऐसे ले सकते हैं कि वी कैन टेक आवर राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड बाय रियलाइजिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन द ट्रू सेंस एंड ऑन गोइंग फॉरवर्ड एट अ डबल पेस। मतलब कि अपने आप को, अपने हक को समझना, उसको पहचानना, अपनी आज़ादी को समझना और उसके मुताबिक तेजी से आगे बढ़ना, ये जो है मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड की यानी कि आज के वक्त की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द मेन आइडिया ऑफ पैसेज इन योर वर्ड। यानी कि अब जो है पैसेज में क्या क्या चीजें बताई गई हैं उसके मेन आइडिया को आपको अपने वर्ड्स में बताना है। तो नो फ्रीडम हैज एनी रियल वैल्यू फॉर द कॉमन मैन और वुमेन uh, unless it also means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance, we must go forward at a double pace to take our rightful place in the world। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंसान को आज़ादी होनी चाहिए कि अपने कोई बीमारी है उसका इलाज करा सके, कोई सी मुसीबत में है, क्या वो इसकी ज़रूरत है, वो सब के लिए वो अपने आप वो आज़ाद होना चाहिए, वो जो भी डिसीजन लेना चाहे। ना सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट आज़ाद होनी चाहिए बल्कि हर हर इंसान जो उस मुल्क में रह रहा है वो आज़ाद होना चाहिए। और ताकि और अपने आप को तेजी से डबल पेस से आप चीजों के मुताबिक ढाल सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो ये जरूरी है। और सेकंड पैसेज के बाद की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट हमारे पास, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव अस इन आवर डे वर्क। द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर men have got out of bed. In early morning the mind is fresh and there are few sounds and distraction, so that work at that time is generally well done। इसमें अब हम इसको ट्रांसलेट करके समझते हैं कि जो एडवांटेज होता है जल्दी उठने वाले लोगों का वो ये होता है कि उनका काम बहुत जल्दी होता है। और वो जो होते हैं तब सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि जल्दी जागते हैं तो वो अलग से अपना काम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, क्योंकि किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, किसी किस्म का कोई साउंड नहीं होता। वो फ्रेश होते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब फ्रेश होता है। In many cases, the early riser also find time to take some exercise in the morning air, and this exercise supplies him with a fund of energy that will last until the evening, but beginning
so early. He knows that he has plenty of time to do throughout thoroughly all the work he can expect to do. He get his sleep several hours before midnight, at the time when sleep is the most refreshing, um, and after a night's sound rest, rises early next morning in good health and spirit for the labor of a new day. अब हम इसको समझते हैं। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनको एक्सरसाइज करने का टाइम भी मिल जाता है, और उनको सुबह की जो साफ हवा होती है वो भी उनको मिल जाती है, जिसमें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उनकी जो हेल्थ होती है वो बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है, और इवनिंग तक जो होती है उनकी एनर्जी लास्ट करती है, और वो आराम से अपने काम जो है वो कर सकते हैं। और फिर जब स्टार्ट होता है डे का, तो प्लेंटी ऑफ टाइम होता है उनके पास, वो उसमें काम कर सकते हैं, जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर उनको बहुत सारे घंटों का टाइम भी मिल जाता है मिडनाइट तक के, जिसमें वो अपने आप अपना जो भी काम है वो कर पाते हैं। उसके बाद जो है वो फिर सो जाते हैं जल्दी। फिर वो जब वो जल्दी सोते हैं तो इजीली जल्दी उठ पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो बआसानी अपने अगले दिन के काम को भी बेहतरीन अंदाज में कर पाते हैं। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग, मेंशन टू ऑफ दीज। तो एडवांटेज क्या होता है अर्ली राइजिंग का, वो ये होता है, ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव अस इन आवर day's work. The early riser has done a large amount of hard work before other men have got out of bed. यानी कि जो अच्छा एडवांटेज मिलता है वो जल्दी उठने का, वो ये होता है कि उनको बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने काम करने का, जब तक लोग उठे भी नहीं होते, और उसके बाद उनके पास वो ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन अर्ली राइजिंग अफेक्ट आवर वर्क, मतलब कि जल्दी उठना हमारे वर्क पे किस तरह अफेक्ट करता है। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, एंड देयर आर फ्यू साउंड्स एंड डिस्ट्रैक्शन दैट इज ट्रबल्स आर डिस्टर्बेंसेस, सो दैट वर्क एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन। यानी कि जब लोग जल्दी उठते हैं उनका माइंड, उनका दिमाग, उनका सब कुछ फ्रेश होता है, वो बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत कम शोर हो रहा होता है, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, तो उनके कोई ट्रबल, उनको कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती, और बआसानी से अपना काम बेहतरीन अंदाज में कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हाउ इज अर्ली राइजिंग गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि जल्दी उठना हमारी हेल्थ के लिए क्यों बेहतर होता है। द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एयर, एंड दिस gets his sleep several hours before midnight, at the time when sleep is most refreshing and after a night sound rest. Rises early next morning in good health and spirit for the labor of a new day. अब हम इसको समझते हैं। तो अर्ली राइजर का ये फायदा होता है कि उसको एक्सरसाइज करने का सुबह के वक्त मौका मिलता है, जिससे उसकी हेल्थ बेहतर रहती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसको टाइम भी ज्यादा आराम से मिडनाइट को सोने का टाइम मिलता है, जो कि जिस टाइम पे हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं आपको पता है, तो उसमें हमारी हेल्थ ज्यादा बेहतर हो पाती है। एट द टाइम व्हेन स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग एंड आफ्टर अ नाइट साउंड रेस्ट राइजेस अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग इन गुड हेल्थ। और इस तरह क्या होता है, जब उसकी नाइट बेहतर गुजरती है, उनकी जो है नींद पूरी होती है बेहतर अंदाज में, तो क्या होता है उनका अगला दिन भी ज्यादा बेहतरीन अंदाज में शुरू हो पाता है और खत्म भी हो पाता है फॉर द लेबर, और अगले दिन वो अपना जो है नए काम, नई शुरुआत के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। अब इसका टाइटल क्या हो सकता है, द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग। ये कोई भी टाइटल जो आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन द पास्ट मैन्स वर्स्ट एनिमी वाज नेचर, ही लिव्ड अंडर द कंटिन्यूअल थ्रेट ऑफ फेमिनिन एंड पेस्टिलेंस, अ वेट समर could bring death to the whole nation, and every winter was a menace. Mountains stood like a barrier between people and peoples. A sea was less highway than an impossible division. Today, nature, though still an enemy, is an enemy almost completely conquered. अब हम इसको पढ़ते हैं। तो जो पुराने लोग थे, जो कि उस जमाने के पुराने जमाने के लोग थे, उनके लिए जो था उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। हत्ता कि सर्दियाँ और गर्मियाँ भी उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम की वजह बनती थी। इस गर्मियों में उनकी क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे शदीद गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से उनकी दर्द भी वाक़ई हो जाती थी। और विंटर तो और भी ज़्यादा थी, क्योंकि विंटर में वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे एक्सट्रीम कोल्ड से, जो कि उनके लिए और भी ज़्यादा डेंजरस हो पाती थी।
और माउंटेन जो थे वो क्या होते थे, माउंटेन तो बिल्कुल बैरियर का काम करते क्योंकि उनको माउंटेन हटा नहीं सकते थे। और क्योंकि समंदर, और इसके अलावा भी समंदर भी जो थे वो भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम का बाइस बनते थे, क्योंकि समंदर की वजह से वो मुख्तलिफ जगहें जो थी वो आपस में सेपरेट हो जाती थी, वो एक हाईवे का काम करती थी। अ, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस होती थी, वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज आते थे। और ऑब्वियसली अब तो हम इजीली शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो गई है। अब शिप के थ्रू, हम एयरप्लेन के थ्रू, हम ट्रेन के थ्रू, हम बस के थ्रू, हम किसी भी चीज़ के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अब तब तो ये मुमकिन नहीं था। और तब अ, जो शिप्स होती थी उसके अंदर भी चाकू से चलाया जाता था, कोई मोटर्स वगैरह मौजूद नहीं थे। तो देख अब, लेकिन जो अब का नेचर है, अभी भी नेचर एक एनिमी है, लेकिन एनिमी एक ऐसा एनिमी बन गया है वो, जिसको हम बहुत हद तक कॉन्कर कर चुके हैं, यानी कि हम उसके सॉल्यूशंस निकाल चुके हैं। मतलब कि सर्दियां, तो हम इजीली उन सर्दियों को अपनी हीटर, अपनी मशीन्स के जरिए उसको कॉन्कर कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये करना मुमकिन नहीं था। मॉडर्न, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर assure us of an ample food supply. Modern transportation has made the resources of the entire planet accessible to all its inhabitants. Modern medicine and sanitation allow dense population to covering the ground without risk of precedence. True, we are still at the mercy of more violent natural convulsions against earthquake, flood, tsunami, hurricane. Man has as yet devised no adequate protection, but these major cataclysms are rare. At most times, nature is no longer formidable, she has been subdued. अब हम इसको समझते हैं। तो इसमें ये है कि जो आपका नेचर है वो कॉन्कर हो चुका है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। जो मॉडर्न अब जो नेचर है हमारा, उसको हमने अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग बना लिया है। जो चीज़ हमें सूट करती है हमने उसको अडेप्ट किया है, जो नहीं है उसको हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। और जो आपकी मेडिकेशंस हैं, जो मेडिसिन होती है, वो अब आपको पता है हम इजीली किसी भी डिजीज़ को टारगेट करके उसका इलाज कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आगे बढ़ते हैं। तो अगर अगर हम ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लड है, सुनामी है, ये सब आपको पता है ये कितने बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर हैं जो कि लोगों की डेथ का वजह बनते हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनको कितनी अपनी, फॉर एग्जाम्पल जो फ्लड वगैरह आते हैं, उनके उनकी मवेशियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनकी जो उन्होंने खेती बाड़ी की होती है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नेचर इज नो लॉन्गर फॉर्मिडेबल, शी हैज सबड्यूड। मतलब कि अब जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अब अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको इजीली फेस जरूर कर सकते हैं। अब हम उनके आंसर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो कुछ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन व्हाट वाज नेचर द एनिमी ऑफ मैन इन द पास्ट? In the past, man's worst enemy was nature. He lived under the continuing threat of famine and pestilence. A wet summer could uh, bring death to the whole nation, and every winter was a menace. वही जो मैंने आपको बताया कि उस जमाने में जो गर्मियाँ होती थी वो भी हमारे लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती थी। हत्ता कि सर्दियाँ तो और भी ज़्यादा परेशानी उनके लिए लेकर आती थी। और उस वक्त जो है उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स फेस करना बहुत इशू बन गया था। अब हम आगे मूव करते हैं। माउंटेन्स looked like a barrier between people and a sea was less a highway than an impossible division. वही जो मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स क्या होते हैं, अब वो लोगों को वो माउंटेन्स हटाना तो नहीं आता, तब तो मशीनरी के थ्रू हम इजीली माउंटेन्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन तब तो ये मुमकिन नहीं था। और जो समंदर होते थे वो भी एक बिल्कुल हाईवे का काम करते थे, मतलब लोग उसको पार नहीं कर पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनके लिए पहुंचना मुश्किल हो गया था, जो शिप वाला इशू मैंने आपको बताया। How has nature been subdued and conquered today? Today, nature, though still an energy, is an enemy almost completely conquered. Modern agriculture shows us as an ample food supply. Modern transportation has made the resources of the entire planet accessible to all its inhabitants. Modern medicine and sanitation allow dense population to cover the ground without risk of prisoners. अब मैंने आपको ये बताया कि अब ऐसा नहीं है कि वो गर्मियाँ कम हो गई हैं या सर्दियाँ कम हो गई हैं या वो प्रॉब्लम्स जो है बढ़ गई हैं, ये कम हो गई हैं, जो भी हुई है, लेकिन अब जो मॉडर्न दौर है उसके अंदर उन प्रॉब्लम्स को, जो नेचुरल इश्यूज लोगों को पहले फेस आते थे, वो अब नहीं आते इतने। क्यों? क्योंकि अब जो है उनका उनका जो है सोल्यूशन ढूंढ लिया गया है, उनको आराम से सॉल्व आउट कर लिया जा सकता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको शिप का बताया,
मोटर्स लगा दिए गए शिप में तो इजीली बहुत जल्दी जो है ट्रेवल किया जा सकता है। प्लेन मौजूद है हमारे पास, ट्रेन्स मौजूद हैं, ये बसेस मौजूद हैं, ये सारी चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्निज्म, नथिंग एल्स। उसकी वजह से, उसके अलावा जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन एक पहले लोगों की छोटी छोटी बीमारियों की वजह से डेथ हो जाती थी जस्ट लाइक टीबी, लेकिन अब जो है इन डिजीजेस को बहुत हद तक कॉन्कर्ड कर लिया गया है, उनका इजीली इलाज किया जा सकता है, लोगों की ये जान बचाई जा सकती है। तो उसके जरिए जो है जो आपने देखा कि मॉडर्निज्म ने कितनी लोगों की लाइफ में चेंजेस का बाइस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो व्हाट एक्सटेंट हैज मैन नॉट बीन येट टू एबल टू कॉन्कर नेचर फुली। तो अब मतलब कि अब भी जो है नेचर को वो इंसान ने पूरी तरह से कॉन्कर नहीं किया, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी भी है जिनका अभी तक सोल्यूशन निकाला नहीं गया। जस्ट लाइक अर्थक्वेक, जस्ट लाइक फ्लड, जस्ट लाइक सुनामी, अब उनको हम रोक तो नहीं सकते, हम उनका सोल्यूशन वो हो गए, हम उनको कम कर सकते हैं, पर हम उनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नेचुरल, इज नॉट इन आवर कंट्रोल। True, we are still at the mercy of more violent natural convulsion against earthquake, flood, tsunami and hurricane. Man has as yet devised not adequate protection. मतलब कि अभी भी अब आप देखते हैं earthquake आता है, सैलाब आता है, सुनामी आता है, लोग अपने आप को बचा तो नहीं पाते। वो वहां से जा जरूर सकते हैं पहले से, लेकिन अगर वो आ गया तो वो अपने आप को बचा नहीं सकते, उसकी नजर हो जाते हैं, वो डूब के मर जाते हैं या जमीन बोस हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनका उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर लिखा है इस तरह मरना तो वो उसी तरह ही मरते मरते हैं, उसका कोई सोल्यूशन अभी तक मॉडर्निज्म ने भी नहीं निकाला। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस आई यूज इन द पैसेज। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटेकिलिज्म। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सडन, वायलेंट या खतरनाक कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन जो कि लोगों की डेथ का बाइस बनती है, उसको हम कैटेकिलिज्म बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड इम्पॉसिबल डिविजन्स, या कोई ऐसी डिवीजन से तो आपको पहले समझ में आ जाता है कि सेपरेशन मतलब है, तो कोई भी ऐसा अनफिजिबल सेपरेशन, यानी कि जो कि मुमकिन नहीं है पर उसके अंदर कोई भी अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉसिबल डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल कन्वर्जन्स। नेचुरल कन्वर्जन बोलते हैं कोई भी सडन, वायलेंट या कोई नेचुरल मूवमेंट, जैसे कि अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक में क्या होता है, जमीन की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये एक नेचुरल मूवमेंट है जो कि एकदम से होती है, और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी वाकई हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हरिकेन। हरिकेन क्या होता है, ये इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन। ये क्या है एक्चुअली, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। साइक्लोन होता है, साइक्लोन क्या होता है, पानी है उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही है जो गोल 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 घूम रही है, उसके अंदर जो चीज उसमें आ रही है वो दूर जा रही है, उसके अंदर उसका हिस्सा बन रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, सैलाब का बाइस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है सुनामी। सुनामी क्या होता है, ये भी एक सैलाब ही है जो कि हरिकेन की वजह से आता है। सुनामी में क्या होता है, लार्ज ओशन वेव कॉज बाय अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड इरप्शन। अब सुनामी किस वजह से भी हो सकता है, अर्थक्वेक हो गया उसकी वजह से हो गया, लैंडस्लाइड की वजह से भी हो सकता है, इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड मतलब जमीन गिर रही, जमीन टूट रही, उसकी वजह से सुनामी आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक लहर बड़ी सी समंदर में उठती है जो कि लैंड के साइड पे आती है। अब लैंड के साइड पे जो भी लोग होंगे वो उसके उससे जाके ऑब्वियसली डूब के मर जाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस क्या है, कंटेजियस ऑफन फेटल डिजीज स्प्रेडिंग रैपिडली। अब कोई ऐसा डिजीज जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है, जस्ट लाइक कोरोना, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे, वो तेजी से फैलता जा रहा है, अनस्टॉपेबल, सो दैट्स व्हाट वी कॉल पर्सिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और ये भी क्या है, ये एक ऐसी चीज है जो कि पर्सिस्टेंस, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि मॉडर्निज्म भी इवन दो उसको उसके भी कंट्रोल में नहीं है, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो टुडे नेचर इज एनिमी ऑफ मैन। नो, अब तो नेचर हमारे लिए एनिमी नहीं है, क्योंकि हमने उसका सोल्यूशन निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैन हैज सबड्यूड नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि क्या इंसान ने नेचर को बहुत हद तक उसका जो है सोल्यूशन निकाल लिया जो इश्यूज उसे पेश आते हैं। तो यस, हमने देखा कि किस तरह शिप, किस तरह ट्रेन, बसेस जो मैंने आपको बताई, किस तरह डिजीज को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह डिजीज का इलाज किया जा सकता है, किस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह कंट्री वाइज
पूरी जो है पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है कंट्री के अंदर, सिटीज के अंदर और जगह सेपरेट की जाती है ताकि लोग इजीली अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टारगेट कर सकें। नेक्स्ट वी हैव तो ये क्या होगा, ये थ्रू होगा। नेक्स्ट वी हैव इज वी स्टिल कैन नॉट कंट्रोल अर्थक्वेक, हरिकेन, सुनामी। तो यस इट्स ट्रू, हम कंट्रोल कर सकते हैं अर्थक्वेक को, नहीं। हम हरिकेन को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। हम सुनामी को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स नेचुरल, ये नेचुरल डिजास्टर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ फॉर्मल ईमेल, क्रिएट अ सेंड ईमेल। तो अब हम ईमेल को पढ़ेंगे कि हमें ईमेल कैसे पढ़ना है। वैसे तो आपको पता है, आपने ईमेल, जीमेल हम जो यूज करते हैं वो किस तरह यूज करना होता है। सिंपली आपने लेफ्ट साइड पे कंपोज करनी होती है, ओके। और जो उसके टू में आपको बताना होता है कि आपको किसको भेजनी है, वो सीई में या बीसीसी फील्ड्स में, कि क्या क्या स्पेसिफाई करके आप बता सकते हैं कि किसको किस फील्ड में किधर आपने क्या चीज भेजनी है, उसको आप स्पेसिफाई कर देते हैं। फोर्थ में आप उसके बाद आप बताते हैं सब्जेक्ट आपका टॉपिक क्या है, आपको उसमें बताना क्या है। जस्ट लाइक इसके अंदर ये एग्जाम्पल दी हुई है, सब्जेक्ट लाइन इज ऑल अबाउट क्लियरली कन्वेइंग द पर्पस ऑफ योर ईमेल। जो भी आपकी वजह है ईमेल लिखने की, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, कोई आपके साथ स्कैम हो गया, या कोई आपको अपने स्कूल में कोई ईमेल देनी है, किसी किस्म की एप्लीकेशन के फॉर्म में देनी है, तो आप उसकी एक सिंपली अपने सब्जेक्ट में उसकी हेडिंग बना के लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद अब आप अपना मैसेज लिखेंगे, जो भी मेन पॉइंट है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। ओपन विद अ प्रॉपर ग्रीटिंग, पहले आप बताएंगे आपका क्या नेम है, डेयर जो आपका नेम है, उसके बाद आप हाय लिखेंगे, और जो उस बंदे का नेम लिखेंगे जिसको आप भेज रहे हैं। उसके बाद आप ग्रीटिंग्स लिखेंगे, ग्रीटिंग्स में आप उस बंदे का नेम लिखेंगे जिसको आप भेज रहे हैं, जिसको आपने हाय में लिखा था, ओके। फिर आप हेलो में लिखेंगे, उसके बाद आप हेलो एवरीवन देंगे, फिर हाय ऑल। मतलब ये इस तरह से आप ग्रीटिंग को स्टार्ट करेंगे कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आप किसी फॉर्मल वे में लिख रहे हैं आप देयर लिख सकते हैं, आप हाय लिख सकते हैं। अगर और बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में लिख रहे हैं, लाइक समबडी हु इज, उसकी पोजीशन आपसे ऊपर है, सो यू विल बी पुटिंग ग्रीटिंग्स बिफोर। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, गिविंग द पर्पज ऑफ योर ईमेल। इसके अलावा आप अपनी ईमेल का पर्पज बताते हैं कि सब्जेक्ट, कि आपने ईमेल क्यों लिखी है, आखिर क्या रीजन है ईमेल लिखने का। पीपल डोंट वांट टू टू लॉन्ग राइट, ये एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट लॉन्ग ईमेल्स एंड शॉर्ट टू मास अमाउंट ऑफ टेक्स्ट ट्राइंग टू फाइंड द इंटेंशन ऑफ योर ईमेल, स्टेट योर पर्पस एट द स्टार्ट ऑफ ईमेल। मतलब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट पढ़े कि आपने आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आपने ईमेल लिखी है, क्या रीजन था। आप सिंपली एक लाइन में पहले ही अपना रीजन बता दें, उसको समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट है राइटिंग द बॉडी टेक्स्ट। उसके बाद अब आप बॉडी टेक्स्ट में बताएंगे, फर्स्ट में तो आपने बता दिया कि क्या रीजन था। Don't overwhelm your reader with text. Understand your reader probably doesn't have time to read a longer, lengthy email. Respect their time. If the body of your email is too long, they may skim, ये skim नहीं होगा, skim through it or not read it all। मतलब कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी इतनी लंबी लंबी जो है राइटिंग्स को, उसकी बॉडी को पढ़े, तो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट करना होता है, उसको इतना ज्यादा लंबा लेंदी नहीं करना होता, उसके टाइम की रिस्पेक्ट करनी होती है अपने रीडर की। और जो है ईमेल की बॉडी में ही उसको जितना शॉर्ट हो सके कर ले, ज्यादा लॉन्ग ना करें। और जो उसको इतना इजी वर्ड्स में हो कि वो रीडर जो उसको सिंपली स्किम करो, उसको समझ आ जाए। कीप योर ईमेल शॉर्ट टू द पॉइंट एंड डू नॉट यूज स्लैंग। मतलब कि जो लैंग्वेज हम अपने फ्रेंड्स में, अपने एज ग्रुप पे यूज करते हैं इनफॉर्मल वे में, वो यूज ना करें। उसको शॉर्ट रखें, उसको एक्यूरेट रखें। मेक रीडिंग योर ईमेल्स इजी बाय ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ दैट आर 2 to 3 sentences long, और यूज बुलेट पॉइंट्स व्हेन नेसेसरी। यानी कि जो आप ईमेल लिख रहे हैं उसको पॉइंट्स में ब्रेक करें, या फिर उसको पैराग्राफ्स में ब्रेक करें, या फिर उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखें, उसको इजी वे में लिखें, सो दैट आपका जो रीडर है उसको जल्दी वो पॉइंट समझ में आए, उसको लेंदी लेंदी पैराग्राफ पढ़ने ना पड़े, वो बोर ना हो, इजीली उसको पॉइंट आपका मतलब समझ में आ जाए, और आपका जो काम है वो पूरा हो जाए। If you find that the subject you are writing about requires a long email, then it may be better to discuss in a meeting. In that case, you use email to set up a meeting instead of trying to explain everything in one line.
यानी कि अगर आपको कोई अपना पॉइंट समझाना है, उसको लंबी-लंबी ईमेल्स में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सिंपली मीटिंग में डिस्कस करने को बोल दें और फिर आप उसको मीटिंग में डिस्कस करें। और जो आपकी मीटिंग की जगह जो है आप कोशिश करें आपके जो लॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको लॉन्ग ईमेल की जगह आप कोशिश करें कि आप मीटिंग में बताएँ। अदरवाइज़ जो होगा पर्सन बोर हो जाएगा, वो आपके पॉइंट्स को उतना कंसीडर नहीं करेगा। अब आपको अपनी राइटिंग आपको आपने लिख दी, अब आपको इसको रैप करना है, तो अब आपको उसको रैप कैसे करेंगे, वो आप ईमेल को कैसे करेंगे वो हम पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ योर ईमेल यू डोंट वांट टू एंड with an average sentence, you want to end with a sentence that set up what needs to happen next। मतलब कि सिर्फ एंड नहीं करनी होती ईमेल को नॉर्मल सेंटेंस से, आपको एक ऐसे जुमले के साथ उस ईमेल को एंड करना होता है कि जिससे क्या हो, आप उसको बता सकें कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है और अब उसे क्या स्टेप लेना है, क्या करना है। Either try to point your reader in a particular direction or bring the conversation to a natural end। A few good ways to wrap up an email are मतलब कि आप जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाके एंड करें या फिर कन्वर्सेशन को नेचुरल एंड करें। तो आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू मोर। मैं आपसे अ, आगे उम्मीद रखूंगा कि आप मुझसे आगे आगे बाद में बात करेंगे। और प्लीज सी द अटैच डॉक्यूमेंट एंड गिव मी योर थॉट्स। मतलब कि आप इसके बाद जो ईमेल के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच है उनको देखें, उसके बाद जो आपकी थॉट्स है वो मुझसे डिस्कस करें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एट द बॉटम ऑफ द पेज। उसके बाद जो है आप अपनी सैंपल भी दिया हुआ है वो उसको आप देख लें। 2 में आप बताएंगे कि आपने किसको भेजा है सीसीबीसी में। आप और एम्फेसाइज कर देते हैं कि समटाइम्स डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो उनके ईमेल एड्रेस को इसके अंदर आप ऐड करेंगे। सब्जेक्ट में आप बताएंगे आपका क्या टॉपिक है। मैंने आपको बताया था राइटिंग अबाउट समर लैंग्वेज कोर्सेज हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था देयर मिस्टर एबीसी वट एवर, एक लाइन छोड़ के आपने लिखा, फिर उसके बाद एक और लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट योर लैंग्वेज कोर्सेज इन द समर, आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टडिंग टू बिकम अ ट्रांसलेटर। मैं क्या हूँ, मैं आपकी लैंग्वेजेस के बारे में जानना चाहता हूँ, लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में जो आप समझ में दे रहे हैं, और मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ जो कि क्या बनना चाहता है, वो ट्रांसलेटर बनना चाहता है। उसके बाद आप एक और लाइन छोड़ेंगे जो कि बताएगा कि दिस पैराग्राफ हैज बीन एंडेड। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू नो वेदर योर स्कूल ऑफर्स कोर्सेज specifically for university level students, as I would like to study technique for essay writing in English, could you also tell me how many hours of lesson there are per week। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने बोला आई वुड लाइक टू नो वेदर योर स्कूल ऑफर्स कोर्सेज स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट। मतलब फिर आप पूछेंगे कि क्या आपके कोर्सेज पर्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को देते हैं या रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को देते हैं, क्योंकि आपको तो यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए ना, आपको तो स्पेसिफाइड चाहिए। उसके बाद आप अपने ऐसे के बारे में, राइटिंग के बारे में पूछेंगे कि आप वो दे सकते हैं, वो टेक्निक सिखाएंगे। और उसके बाद अब आप पूछेंगे कि जो अ, आप क्या चार्ज करते हैं और क्या आवर्स होते हैं आपके, किस किस टाइम पे कितने टाइम में आप पढ़ाते हैं पर वीक, उसके बारे में आप पूछेंगे। उसके बाद अब आप एक और लाइन छोड़ेंगे जिससे प्रूफ हो जाएगा कि दिस पैराग्राफ इज एंडेड। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। विद रिगार्ड टू अकोमोडेशन, डू यू ओनली प्रोवाइड ऑन होम स्टे स्टाइल लॉजिंग और आर देयर एनी अदर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कि क्या आप जो है होम स्टे वाला जो लॉजिंग होता है, जो कि तरीका कार होता है, वो उसको प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपके पास कोई और ऑल्टरनेट वे भी है, यानी कि कोई और दूसरा वे भी है, तो उन अकोमोडेशन के बारे में भी आपको बताएं। I feel I would prefer to stay in shared accommodation with self catering facilities। मतलब कि मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सेल्फ कैटरिंग को ही चूज करूं। अ, अब ड्यू टू एनी फाइनेंशियल इशू एनीथिंग लाइक दैट, आप ये बात भी बोल सकते हैं कि आप जो है अपने आप को सर्व करने वाला ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। फाइनली आई वाज वंडरिंग इफ एनी extracurricular activities such as lecture or excursion or offering at your school, if so are these included in the price or at any additional cost। मतलब कि क्या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो आपने स्कूल में भी देखा होगा, लाइक स्पोर्ट्स, लाइक स्पीचेस, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं और जो है आप आपके स्कूल में ये चीज मौजूद होती है। और इसके अगर आप चार्जेस भी लेते हैं तो क्या लेते हैं, कोई कॉस्ट होती है तो वो क्या होती है। आपने मतलब फाइनेंशियल चीजों के बारे में भी अपने ईमेल्स के अंदर जो भी इंक्वायरीज हैं उनको आप पूछेंगे, अपना बताएंगे।
दैट्स ऑल, आपको बस यही चीजें डिस्कस करनी है। उसके बाद आप एक और लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आई बी ग्रेटफुल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव मी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। मतलब कि अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी आपसे मुझे देंगे, और उसके बाद जो भी आपका जवाब है वो मुझ तक पहुंच जाएगा जल्द से जल्द। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो ये बात आप उन्हें बताएंगे। अब उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन छोड़ के योर सिंसियरली XYZ, जो भी आपका अ, उनका नाम है वो आप मेंशन कर देंगे। अब आप एक और जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।